डिस्कस हम कर रहे थे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल एसेट मतलब कोई भी एसेट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू फाइनेंशियल एसेट फॉर वन एंटिटी एंड फाइनेंशियल इक्विटी और लायबिलिटी फॉर अनदर। एग्जाम्पल में हम ले रहे थे बॉन्ड्स, लोन नोट्स, डिबेंचर्स, ऑर्डनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स जैसी चीजें। एक प्रॉब्लम में आपसे डिस्कस ये कर रहा था, क्योंकि आप लोगों ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या डेरिवेटिव्स या फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ी हुई और डायरेक्टली अगर हम उसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे आते हैं तो थोड़ी ट्रबल जरूर होती है। इसलिए मैं कुछ चीजें आपको पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की एक्सप्लेन कर रहा हूं और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर इजी हो जाएगी। एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, कूपन इंटरेस्ट, जो किसी भी बॉन्ड्स पे, डिबेंचर्स पे, लोन नोट्स पे दिया जाता है, फ्रीक्वेंटली पे किया जाता है, हमेशा पार पे अप्लाई किया जाएगा। दूसरा होता है कंपाउंड, जो दिया नहीं जाता, अभी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जोड़ा जाता है, आखिर में एक लमसम अमाउंट उठा के इन्वेस्टर को दे दिया जाता है। तो एक हो गया सिंपल, एक हो गया कंपाउंड। तीसरा हमने पढ़ा था इफेक्टिव। इफेक्टिव का मकसद क्या होगा? जिसमें सिंपल पार्ट भी होगा और इफेक्टिव पार्ट भी होगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट का ख्याल करने के लिए। अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट का इस्तेमाल ना किया गया तो मैचिंग कॉन्सेप्ट तितर बितर हो जाएगा और हमारी टांग है, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम उसको नहीं हटा सकते। एक ट्रांजैक्शन होती है मार्केट के अंदर जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव में गेम होता है कि कोई कमोडिटी है या कोई होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, कोई शेयर्स है, गोल्ड है, ग्रेन है, कॉटन है, जिसका रेट फ्लक्चुएट करता है, जिसको हम कहते हैं अंडरलाइन आइटम, जिसको हम कहते हैं अंडरलाइन आइटम। मिसाल, मुझे आज से 3 महीने बाद 50,000 पाउंड्स की पेमेंट करनी है और मैं हूं पाकिस्तान में बैठा हुआ। मुझे डर लग रहा है कि अगर रुपी डी वैल्यू हो गया, पाउंड जो 235-36 का चल रहा है, कहीं ये 250 260 हो गया, तो 15,000 पाउंड्स मल्टीप्लाई मुझे ज्यादा रेट से करने पड़ेंगे और मुझे बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ये करेंसी है। मैं चाहता हूं कि ये रिस्क से मैं किसी तरीके से बचूं। तो कोई कहेगा खरीद लो अभी पाउंड्स। नहीं, अभी पैसे नहीं है, मैंने सप्लायर से माल इंपोर्ट करवाया है, उसको मैं बना के आगे बेचूंगा, वहां से रिसीवेबल मुझे पैसे देगा, सप्लायर ने मुझे टाइम दे दिया 3 महीने का, तो मैं 3 महीने का क्रेडिट पीरियड एंजॉय करना चाहता हूं, मैं वक्त से पहले पैसा नहीं दे सकता उसको। आप डेरिवेटिव ले लें। डेरिवेटिव क्या होगा? एक इंस्ट्रूमेंट है, आप मुझसे रेट आज फिक्स करवा लें। मैं एक बैंक हूं, मैं आपको कहता हूं कि आपके लिए पाउंड 240 रुपए में 15,000 पाउंड पर पाउंड के हिसाब से मैं फिक्स करने के लिए तैयार हूं। आपको तो लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैं कहता अभी पैसे दो भी नहीं, आप सिर्फ मुझसे प्रॉमिस कर लो, कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि आप मुझसे 3 महीने बाद 15,000 पाउंड 240 रुपए के हिसाब से खरीदोगे। आपने कहा डन करें, हमने एग्रीमेंट कर लिया। आपने मुझे अभी क्या दिया? कुछ भी नहीं। मैंने आपको अभी क्या दिया? कुछ भी नहीं। अभी सिर्फ वादा हुआ है। व्हाट वुड हैपन? 3 महीने के आखिर में देखा जाएगा कि पाउंड का स्पॉट रेट क्या चल रहा है, एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है। लेट्स अज्यूम पता चलता है कि पाउंड चला गया 246 पे। खुश हो जाऊंगा मैं, क्या बेहतरीन काम हो गया, अच्छा हुआ मैंने पाउंड को 240 पे फिक्स करवा लिया। होगा ये कि मैं उस बैंक को बोलूंगा कि भाई मैं जीता, तुम हारे। गाना याद आ गया, मैं जीत गया और तुम हार गया। हार नहीं गया कि आपने मुझे कहा था 240 का होगा, तो 246 का हो गया। यूं नहीं होगा कि मैं आपको 15,000 पाउंड मल्टीप्लाई बाय 240 रुपए कैश दूंगा। यूं नहीं होगा कि आप मुझे 15,000 पाउंड देंगे। सट्टा था, एक जुआ था। फर्क है 6 रुपए का। 6 रुपए से मैं जीता, 6 रुपए मल्टीप्लाई बाय 15,000, लाभ मेरे पैसे 90,000 रुपए। तो बैंक मुझे वो डिफरेंस पे करेगा।
डिफरेंस पे करेगा। ना मैं उसको पूरे पैसे दूंगा, ना वो मुझे पूरे पाउंड्स देगा। अगर पाउंड नीचे आ जाता, नया पाकिस्तान बन जाता, और लेट्स से पाउंड आ जाता 230 रुपीज पे, मैंने बुकिंग करवाई थी 240 पे, मैं कह रहे मर गया, फुजूल में फिक्स करवा लिया, ऐसे मार्केट से जाके ले लेता। तो बोलते अब बातें नहीं करो, फिक्स कर चुके हैं हम, लाओ मेरे पैसे। 10 रुपए मल्टीप्लाई बाय 15,000 पाउंड, 1.5 लाख रुपए निकाल के मैं उसको दे दूंगा। ना मैं उसको पूरे पैसे दूंगा, ना वो मुझे पूरे पाउंड्स देगा। इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड। इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड एक डेरिवेटिव है। इसी तरीके से दूसरी चीजों पे भी फॉरवर्ड्स बुक हो सकते हैं। ऑयल, क्रूड ऑयल मुझे लग रहा है महंगा होने वाला है, मैं एक रिफाइनिंग कंपनी हूं, मैं पहले से क्रूड के रेट्स फिक्स करवा लेता हूं, गोल्ड के रेट फिक्स करवा लेता हूं, शेयर्स के रेट्स फिक्स करवा लेता हूं, या कोई भी कमोडिटी हो या इंस्ट्रूमेंट हो जिसकी मार्केट आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है, ओपन मार्केट है, हम उसका रेट फिक्स करवा सकते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट के तहत फिक्स करवाया जाएगा उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाएगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की 3 खासियतें होती है। पहली खासियत ये होती है कि डेरिवेटिव में इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होती, या अगर होती भी है तो नेग्लिजिबल होती है। पूरी ट्रांजैक्शन का 4-5% ले लिया मैंने आपसे, ट्रांजैक्शन की 1 करोड़ रुपए की मैंने आपसे ले लिया 4 लाख रुपए, तो आपने जो मुझे अमाउंट दिया वो नेग्लिजिबल है, इममटीरियल है। दूसरा, उस डेरिवेटिव की वैल्यू किसी अंडरलाइन आइटम के ऊपर दारोमदार रखेगी। वो अंडरलाइन आइटम मैंने मिसाल के तौर पे दिया, किसी कंपनी का शेयर भी हो सकता है, इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है पाकिस्तान का, गोल्ड हो सकता है, क्रूड ऑयल हो सकता है, कॉटन का रेट है, गंदम का रेट है, किसी कमोडिटी का रेट है, फॉरेन करेंसी का रेट है, ओपन मार्केट का रेट, ये उस पर डिपेंड करेगा। इस वजह से इसको कहते हैं डेरिवेटिव। ये ड्राइव किया जाता है किसी अंडरलाइन आइटम के ऊपर, यानी इसकी अपने आप में कोई हस्ती नहीं है, ये किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की वजह से अपनी हस्ती बनाता है और एग्जिस्ट करता है। 2 चीजें समझ में आ गई। तीसरा, डेरिवेटिव में इंपॉर्टेंट होता है कि ये हमेशा लाइफ शॉर्ट पे होता है, कि एक वक्त आएगा कि डेरिवेटिव का नामो निशान खत्म हो जाएगा, उस डेरिवेटिव का नामो निशान खत्म हो जाएगा 3 महीने बाद। या आप मुझे 6,000 रुपए देंगे, या मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, आप अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। अब हमारे दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्जाम्पल मैं दे रहा था डेरिवेटिव्स की। मिसाल, मेरा काम फ्लोर मिल का है, मुझे डर लग रहा है कि जब सीजन आएगा, या शुगर केन, मेरी शुगर मिल है तो शुगर क्रशिंग का सीजन आएगा, उस वक्त शुगर केन की वैल्यू या उस वक्त ग्रेन की वैल्यू, व्हीट की वैल्यू ज्यादा ना हो जाए, मेरी परचेजिंग कॉस्ट हाई हो जाएगी। मैं आज गंदम का रेट फिक्स करवा सकता हूं। मैं अगर फॉरेन करेंसी में किसी को पाउंड मैंने देने हैं, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद मुझे डर लग रहा है कि पाउंड महंगा ना हो जाए, मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे, मैं पाउंड आज फिक्स करवा सकता हूं। जो आज की फिक्सिंग है उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो एग्जांपल मैंने ये दी कि 3 महीने बाद मैंने 15,000 पाउंड्स अपने ब्रिटिश सप्लायर को पे करने हैं। डर लग रहा था कि रुपये मजीद डिवैल्यू ना हो जाए, आज जो पाउंड 235 का चल रहा है कहीं वो 260-70 का ना हो जाए, मुझे बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, इतना गालिबन मैंने कमाया भी नहीं होगा जितना कि डिवैल्यूएशन मार देगी।
तो आप फॉरवर्ड ले लें मुझसे। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको 1 पाउंड 240 रुपए के हिसाब से दूंगा, 15,000 पाउंड पे मारो ताली। आपने कहा चले डन हुआ, शर्त लग गई हमारी। अब 240 में हम दोनों बाउंड हैं। 3 महीने बाद देखा जाएगा कि ऊंट बैठा किस करवट। पहली पॉसिबिलिटी मैंने डिस्कस की कि पाउंड 246 का हो गया, 246 का हो गया। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट से आ गई, खुश हो गए, बचत हो गई, क्योंकि आपने मुझसे 240 में प्रॉमिस ले लिया था। आप जीत गए। होगा ये, ना आप मुझे रुपए देना ना मैं आपको पाउंड्स दूंगा, हम डिफरेंस पे काम करेंगे। डन कितने में था 240 में, रेट कितना था 246, 6 रुपए आप जीत गए। 6 रुपए मल्टीप्लाई बाय 15,000 पाउंड्स, 90,000। ये लो अपने 90,000 रुपए। आपको पाउंड खरीदने हैं नहीं खरीदने आपकी मर्जी। अगर पाउंड हो गया 230 का और तालियों में 240 में मारी थी, तो 10 रुपए आप मुझे देंगे, मल्टीप्लाई बाय 15,000, 1.5 लाख रुपए। ये डेरिवेटिव है। क्यों समझा रहा हूं मैं आपको ये? कुछ कंपनीज डेरिवेटिव्स में इन्वॉल्व होती है विद एन इंटेंशन ऑफ हेजिंग। हेजिंग मतलब टू मिटिगेट द रिस्क। अगर कंपनी को वाकई में खतरा है, ठीक है, एक कंपनी को वाकई में खतरा है और हेजिंग कर रहे हैं, यानी वो रिस्क मुझे वाकई में पेमेंट करनी थी भाई, तो मैंने जो आपसे डेरिवेटिव फिक्स करवाया वो मैंने अपने खतरे को टालने के लिए, खतरे को कम करने के लिए किया था। एक होती है स्पेक्यूलेशन। कोई पाउंड देने नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि पाउंड बढ़ने वाला है, तो मैंने स्पेक्यूलेशन की। स्पेक्यूलेशन को मैं सादा जुबान में कहूं मुनाफाखोरी, कि मुझे पता था कि गोल्ड बढ़ने वाला है, मुझे पता था कि फला कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है, मुझे अंदाजा था कि अब पॉलिसी रेट ऊपर जाएगा, कायदे ऊपर जाएगा, मैंने इस वजह से इसको फिक्स करवाया। पाउंड देने नहीं थे, बस ऐसे 6,000 रुपए जीतने थे या 90,000 रुपए जीतने थे। मैं जीत गया, हार भी सकता हूं। हेजिंग भी हो सकती है और स्पेक्यूलेशन भी हो सकती है। प्रॉब्लम क्या है? मिसाल, एक कंपनी ने 1 जून पे ऐसे किसी डेरिवेटिव में हाथ डाल दिया। पैसे कितने दिए कंपनी ने? तो डबल एंट्री क्या करेगा? कुछ भी नहीं, जब कोई पैसे ही नहीं दिए तो। और कहानी जाके एक तरफ बैठेगी जून, जुलाई, अगस्त के आखिर में, 3 महीने बाद। 30 जून पे कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी थी और बनाई, और उसमें डेरिवेटिव कितने को दिखेगा? 0। लेकिन दिस इज हेल्थ रिस्की, बहुत रिस्की चीज है। इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि कंपनी ने यहां हरकत की है, कोई डेरिवेटिव में हाथ डाला हुआ है, लेकिन क्योंकि इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिल है, दिस इज वेरी रिस्की आइटम। स्टॉक मार्केट के अंदर, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तो चलो अलग ही हिसाब किताब है, लेकिन जो लोग जमींदोज हो जाते हैं ना, डूब जाते हैं, दिवालिया कर जाते हैं, वो मेन शेयर्स में नहीं काम करते, वो उनके फ्यूचर्स में काम करते हैं। शेयर्स में फ्यूचर्स होते हैं, यानी मैं 1,000 रुपए देकर लाख रुपए का माल उठाता हूं, मैं लाख रुपए देकर करोड़ रुपए का माल उठाता हूं। तो मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी बुकिंग करवाते हैं, क्योंकि मुझे अंदाजा होगा लाख रुपए या जाएंगे या मैं कमा लूंगा। लेकिन अगर नुकसान बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप एक ऐसी चीज का सौदा करो जितनी आपकी हैसियत भी नहीं है, उसको हम कहते हैं फ्यूचर्स। ठीक है, फ्यूचर्स में गेम क्या होता है? मिसाल, एक कंपनी का शेयर अभी तो चल रहा है 50 रुपए का, मैं उसके 2,000 शेयर्स के ऊपर रेट फिक्स करवा लेता हूं, तो लाख रुपए के शेयर्स। लेकिन मैं अगर उसके 20,000 शेयर्स फिक्स करवा लूं, तो आप बोलेंगे सर आपके पास उतने पैसे ही नहीं है। लेकिन होता क्या है, इसमें सट्टे का गेम होता है। मैं एक दिन के लिए 20,000 शेयर्स का मालिक बनूंगा। कोई शेयर्स आप मुझे नहीं देंगे, कोई पैसे मैं आपको नहीं दूंगा, लेकिन एक दिन के लिए मैं 20,000 शेयर्स का मालिक बनूंगा। तो सुबह की वैल्यू और शाम की वैल्यू में जो डिफरेंस होगा, मल्टीप्लाई बाय 20,000 शेयर्स, या आप मुझे देंगे या मैं आपको दूंगा। हालांकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं 20,000 शेयर्स खरीद सकता था, जिस तरह बॉन्ड्स में होता है। पाकिस्तान में जो प्राइस बॉन्ड्स होते हैं, एक ऑप्शन ये है आप खरीद लो 1500 वाला बॉन्ड,
आप खरीद लो 15,000 वाला बॉन्ड। दूसरा, बॉन्ड में नहीं खरीदूंगा, लेकिन बॉन्ड का नंबर बुक करवाऊंगा, जिसको हम कहते हैं आंकड़ा। पाकिस्तान में तबाही की है इस गेम ने, आंकड़ा सट्टा खेला जाता है। बॉन्ड है नहीं मेरे पास, लेकिन मैं तुक्का मारता हूं कि ये नंबर्स खुलने वाले, मेरे ये नंबर बुक कर दो, और अगर नाम लग गया तो मुझे पैसे मिलेंगे, नहीं तो गए मेरे पैसे। डेरिवेटिव अगर कंपनी के पास मौजूद तो है, लेकिन कंपनी की स्टेटमेंट्स में नहीं दिख रहा, मुमकिन है कि 30 अगस्त में तबाही हो जाए, पाउंड आ जाए कोई 100 रुपए पे, और कंपनी ऑल ऑफ सडन इतना बड़ा अमाउंट नहीं आना चाहिए, इंशाल्लाह नहीं आएगा। हम क्या आना चाहिए, इसका खैर भी आना चाहिए, अब वहां से पैसे भेजते ना पाउंड से। अच्छा, अगर नीचे आ गया तो कंपनी ऑल ऑफ सडन आउट ऑफ नो वेयर इतनी बड़ी पेमेंट कर रही होगी, और इन्वेस्टर बोलेगा मामा नीचे सीना, ये क्या जा रहा है, डेरिवेटिव ब्लॉक कौन सा डेरिवेटिव, 30 जून को तो नहीं था, बोला भाई 1 जून से था, दिखाया नहीं, बोला किस पे दिखा था, इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी। IFRS 9 कहता है कि आपने डेरिवेटिव को दिखाना है और फेयर वैल्यू पे दिखाना है। होगा क्या, 30 जून पे हम देखेंगे कि लेट्स से 140 रुपए में जो चीज बुक करवाई वो 143 की हो गई या 142 की हो गई है, तो 2 रुपए मल्टीप्लाई बाय 15,000 पाउंड अपने फाइनेंशियल एसेट में दिखाओगे आप कि मुझे ये पैसे मिलने हैं। और अगर नुकसान हो गया, मिसाल मैंने बुक करवाया पाउंड 240 में, और पाउंड भी चल रहा है 136 का या 37 का, मुझे पता है कि अगर यही हिसाब किताब रहा तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो वो जो 3 रुपए मल्टीप्लाई बाय 15,000 है, 45,000 मैं अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी में दिखाऊंगा। विजिबिलिटी में आ जाएगा कि ये फाइनेंशियल लायबिलिटी कौन सी है। अब लायबिलिटी से वैसे मेरे दिमाग में क्या था, बैंक से कर्जा ले लिया, बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिया, बॉन्ड इशू कर लिए, सप्लायर से उधार ले ली, अब मैंने नई लायबिलिटी बना दी जिसमें मैंने लिया हुआ कुछ नहीं है, लेकिन मैंने रेट फिक्स करवाया हुआ है। उस रेट में मैं अब तक तो हार रहा हूं, और अगर यही हिसाब किताब रहा तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अगर मैं जीतने वाला हूं अब तक 30 जून के हिसाब से, तो मैं डेबिट करूंगा फाइनेंशियल एसेट और क्रेडिट करूंगा प्रॉफिट लॉस इनकम। और अगर मैं हारा तो मैं डेबिट करूंगा प्रॉफिट लॉस एज लॉस और क्रेडिट करूंगा फाइनेंशियल लायबिलिटी। एक ऐसी लायबिलिटी जिसमें मुझे कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिलने, एक ऐसा एसेट जिसमें मैंने कोई गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर नहीं करने। ठीक है। फाइनेंशियल एसेट हम कैश को भी कहते हैं, कैश, क्योंकि भले उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस दिख रही है, लेकिन दर हकीकत अगर ऐसा ही नोट मैं भी प्रिंट कर लूं तो चलेगा तो नहीं ना, कि जाली कहलाएगा। स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा नोट की ही वैल्यू होगी। तो कैश मेरा फाइनेंशियल एसेट है, या राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट, कि मेरे पास अख्तियार है कि आप मुझे सर्टेन टाइम के बाद कैश देंगे या कोई दूसरा फाइनेंशियल एसेट देंगे, तो यह भी मेरा फाइनेंशियल एसेट है। और डेफिनेशन में लिखा जाता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसको सेटल किया जाएगा, लेकिन उसके पोटेंशियल टर्म्स कंपनी के फेवर में है, जिस तरह अभी हमने डेरिवेटिव की बात की। एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके पोटेंशियल टर्म्स मेरे फेवर में है तो फाइनेंशियल एसेट, लेकिन मेरे लिए अनफेवरेबल है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन में आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इक्विटी वर्सेस लायबिलिटी। डिटेल में हमें जाना नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन IAS 32 इस बात पर बात करता है कि कोई भी सोर्स अगर यूज किया गया है टू रेज द फंड्स, तो वो या तो इक्विटी माना जाएगा या तो लायबिलिटी माना जाएगा। सेंस क्या कहता है कि अगर वो लायबिलिटी की डेफिनेशन मीट करे, दैट सेटलमेंट विल रिजल्ट इन द आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। इफ देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो वो इक्विटी है। मिसाल हमने बात की थी रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल की। इररिडीमेबल में कंपनी कहती है कौन से पैसे आप मुझे देंगे, मैं आपको वापस नहीं करूंगा, अगर आपको चाहिए तो जाके ओपन मार्केट में, स्टॉक मार्केट में बेच दो,
लेकिन मैं आपको कभी भी पैसे मैच्योर करके वापस नहीं करूंगा, क्योंकि ये पैसे मुझे वापस नहीं देने तो ये इक्विटी है, लेकिन अगर ये पैसे मैंने वापस देने हैं तो ये लायबिलिटी है। मसला फंसा था कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे कि अगर बॉन्ड्स कन्वर्टेबल है, इन्वेस्टर डिसाइड करेगा कि 5 साल के बाद या पैसे ले ले मुझसे या फिर नंबर ऑफ शेयर्स ले ले। अब वो क्या करेगा मुझे नहीं पता। तो IAS 32 कहता है कि ये हाइब्रिड है, ये कंपाउंड है, ये 2 in 1 है। इसका कुछ हिस्सा इक्विटी में दिखेगा, कुछ हिस्सा लायबिलिटी में दिखेगा, लेकिन ये तकसीम कैसे की जाएगी ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हम आते हैं IFRS 9 के ऊपर। अब हर स्टैंडर्ड इनिशियल मेजरमेंट बताता है। मिसाल IAS 16, अगर मैं कोई प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट खरीदूं तो इनिशियली किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा? कॉस्ट प्लस ऑल कॉस्ट्स नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट इनटू इट्स वर्किंग कंडीशन इंक्लूडेड बाय द मैनेजमेंट। तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी एंड हैंडलिंग, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज, इंस्टॉलेशन चार्जेस, साइट प्रिपरेशन चार्जेस सब प्लस करते जाएंगे। ये कौन किसने इजाजत दी? IAS 16 ने इजाजत दी। मैं IFRS 9 से पूछता हूं कि अगर मैं कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदूं तो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट बनेगा। अगर मैं किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदूं, लोन नोट्स खरीदूं, ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदूं, प्रेफरेंस शेयर्स खरीदूं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स खरीदूं, तो क्या सीन है, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है? IFRS 9 क्या कहता है कि फाइनेंशियल एसेट्स को इनिशियली आपने मेजर करना है कॉस्ट पे नहीं, फेयर वैल्यू पे। बाकी आपने जितने भी स्टैंडर्ड्स पढ़े होंगे बचपन से लेकर आज तक, सारे स्टैंडर्ड कहते हैं कि एसेट शुड इनिशियली बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। ठीक है। IAS 38 इंटेंजिबल एसेट, अगर अक्वायर्ड एसेट है, एक्सटर्नली परचेज्ड एसेट है तो भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। अगर इंटरनली डेवलप्ड है और अगर रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट करता है कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40 कॉस्ट पे, 16 PPE कॉस्ट पे। दो स्टैंडर्ड्स हैं, एक IAS 41 एग्रीकल्चर जो आप पढ़ेंगे, उसमें आते हैं बायोलॉजिकल एसेट्स, जानदार एसेट्स, उनको कॉस्ट पे नहीं रिकॉर्ड किया जा सकता। उनको किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा? दूसरा, अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, बल्कि किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा? फेयर मार्केट वैल्यू पे। एंड व्हाट इज फेयर वैल्यू? मार्केट वैल्यू। एंड व्हाट इज मार्केट वैल्यू? इसमें कंफ्यूजन्स हैं। अगर मेरे पास एक फोन है, ये फोन मैं खरीदने जाऊं या बेचने जाऊं, क्या दोनों के रेट्स में फर्क होगा? यस। मैं जेब में डाल के दुकानदार को बोला तुम्हारे पास ये Note 20 अल्ट्रा पड़ा है ना, क्या सीन है इसका, कितने में दोगे? वो सारा फीचर्स दिखा के, कंडीशन दिखाते, पैसे बोलता है, मिसाल बोलता है कि मैं आपको 2 लाख रुपए में दूंगा, तो ये ले 2 लाख रुपए देगा? बराबर कंडीशन उल्टा आपके फोन से बेहतर है मेरी, देगा 2 लाख रुपए? नहीं। उसके खरीदने के रेट अलग होंगे, बेचने के रेट अलग होंगे। डॉलर को देख लो, करेंसी में क्या होता है? 2 रेट्स होते हैं ना, खरीदना है या बेचना है। ऑफ कोर्स जो ब्रोकर बैठा हुआ है वो दुकान कैसे चलाएगा? हमारे पाकिस्तानी ना कहते कोई कमाए ना, कमा क्यों रहा है? तो उसको बोलते हाँ सही है सही है, मैं बेचू तो उतरेगा, तुम बेचो तो उतरेगा। तुम बैठे दुकान पे, किराया तुम भरना, कुछ तनख्वाह तुम दोगे ना। सेंस बनता है भाई, हर कोई अपना प्रॉफिट रखेगा बीच में। तो डॉलर अगर आप बेचोगे तो मैं सस्ते में खरीदूंगा, अगर मुझसे खरीदोगे तो मैं महंगे में बेचूंगा, एक्सचेंज ऐसे ही चला रहा हूं क्या? देयर इज ऑलवेज अ प्रॉफिट। लेकिन आप
मार्केट वैल्यू किसको बोलते हो? जितने पे एसेट बेचा जाएगा या जितने पे ऐसा ही खरीदा जा सकता है? अकाउंटिंग में एम्बिग्युइटीज नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक आवाज मुझे आई जितने में बेचा जा सकता है, एक आवाज मुझे आई जितने में खरीदा जा सकता है। तो बेचा जा सकता है, बेच रहा ही नहीं हूं मैं खरीद रहा हूं, बस दिखा रहा हूं। भाई जब IAS 16 में आप किसी प्रॉपर्टी को रिवैल्यू करते हो, प्रॉपर्टी तो आपके पास पहले से ही मौजूद है, रिवैल्यू क्यों कर रहे हो? शो करने के लिए। बेचने का इरादा है? बोले नहीं भाई, मेरा बेचने का इरादा नहीं है, प्रॉपर्टी है, कंपनी चल रही है, लेकिन स्टेटमेंट में दिखाने के लिए मैं सिर्फ उसको रिवैल्यू कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू मल्टीपल आते हैं ना, रिवैल्यू करते रहते हैं, गेन लॉसेस प्रॉफिट लॉस में जा रहे हैं, रिवैल्यू कर रहा हूं। उससे हरगिज भी मकसद ना लेना कि मेरा बेचने का इरादा है। IFRS 13 इस कंफ्यूजन को क्लियर करता है। IFRS 13 कहता है द फेयर वैल्यू इज एग्जिट प्राइस। क्या फेयर वैल्यू? एग्जिट प्राइस, मतलब जितने में एसेट बेचा जा सकता है, जितने में एसेट बेचा जा सकता है। जितने भी स्टैंडर्ड्स फेयर वैल्यू टर्म यूज करेंगे, फेयर वैल्यू कैसे डिटरमिन की जाएगी ये बताएगा IFRS 13। और IFRS 13 ने कह दिया सब चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो, फेयर वैल्यू इज एग्जिट प्राइस। हम क्लियर हो गए कि जितने में फोन खरीदूंगा या जितने में फोन बेचूंगा, ना खरीदना ना बेचना है ऑलरेडी, मुझे तो बैलेंस शीट में दिखाना है, तो किस वैल्यू पे दिखाऊंगा? जितने में ये एसेट बिक सकता है। ठीक हो गया? नाउ व्हाट हैपेंस, मैं ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये शेयर्स खरीद के लाया हूं, अभी अभी मैंने इसके 6 लाख रुपए दिए हैं, और अभी अभी खड़े खड़े मैंने से पूछा अभी के अभी बेचो तो उसने बोला 590 के जाएंगे। कॉमन सेंस है कि आपने खरीदे हैं 6 लाख के और बेचेंगे अभी के अभी तो 590 के जाएंगे। वैल्यू नहीं गिर गई। ये बाइंग एंड सेलिंग का फर्क है, ये बिड एंड ऑफर का फर्क है। क्योंकि आपने मुझसे खरीदे हैं, बेचोगे तो बीच में 10,000 रुपए मैं अपने रखूंगा। सवाल उठा, खैर बेचना तो नहीं है, मुझे तो होल्ड करने हैं ये शेयर्स, मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके डेबिट करूंगा कि मैंने फाइनेंशियल एसेट खरीदे हैं। कितने पे डेबिट करूंगा? फेयर वैल्यू पे, जितने पे एसेट बिक सकता है। 590, यस। और क्रेडिट करूंगा कैश और बैंक। कितना दे के आया हूं? 6 लाख, 10,000 रुपए का आ गया फर्क, ये जाएगा प्रॉफिट लॉस में। सही है? पैदा होते ही नुकसान कर दिया, बैलेंस शीट में आते ही नुकसान कर दिया। क्यों? फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है। एंड दिस वुड हैपन जब कोई भी एसेट इनिशियली फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाएगा, एंड मुमकिन है कि वो इनिशियल रिकॉग्निशन पे लॉस करेगा। लेकिन अगर सवाल ऐसी बातें ही नहीं करता, वो ये अज्यूम करवाता है कि हमने जितने में खरीदा है वही उसकी फेयर वैल्यू है, फिर तो चलो 6 लाख फाइनेंशियल एसेट डेबिट, 6 लाख कैश ऑन बैंक क्रेडिट। लेकिन पॉसिबल है, हम रिकॉर्ड इनिशियली किस पे करेंगे? ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है। फिर हम किसी ब्रोकर के थ्रू ये शेयर्स खरीदते हैं या किसी ब्रोकर के थ्रू ये बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो जो हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं या बैंक है या ब्रोकरेज हाउस है, वो हमसे कमीशन लेता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। हम कहेंगे भाई 6 लाख के खरीदे तो, लेकिन मैं खुद नहीं गया था स्टॉक मार्केट में, और खुद स्टॉक मार्केट में जाके करना भी क्या है, वर्चुअल मार्केट है, वहां कोई दुकानें थोड़ी लगी हुई हैं। आप वहीं बैठे फोन करें अपने ब्रोकर को, तो ब्रोकर ने आपको 6 लाख रुपए में शेयर्स खरीद के तो दिए हैं, ऊपर से 12,000 रुपए अपनी कमीशन भी रखी है 2%। अब मैं पे कर रहा हूं 6,12,000 रुपए। सवाल, 12,000 का क्या सीन है? कमीशन फीस। प्रॉफिट लॉस में भेज दूं या कैपिटलाइज करूं? तुक्के नहीं मारने, हमें देखना है IFRS 9 क्या कहता है।
तो कोई अल्टीमेट अथॉरिटी हमारे लिए ये है। अल्टीमेट अथॉरिटी क्या हो रही है कि कैपिटलाइज करो। अथॉरिटी क्या हो रही है? कैपिटलाइज करो। यानी हम किसी भी फाइनेंशियल एसेट को इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे उसकी फेयर वैल्यू पे, प्लस लेकिन ये जुमला मुकम्मल करने के लिए मुझे एक और चीज आपको समझानी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ चुके आप कि मेजरमेंट बेसिस क्या क्या होते हैं, यानी सब्सिक्वेंटली हम उनको किस किस मॉडल पर रख सकते हैं? फेयर वैल्यू मॉडल एंड कॉस्ट मॉडल। ऑल्दो कॉस्ट मॉडल उसका जाती नहीं है, 16 का फॉलो करता है, लेकिन अलाउड है कि आप कॉस्ट मॉडल पे भी रख सकते हैं और आप फेयर वैल्यू मॉडल पे भी रख सकते हैं। IAS 16 कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल। इंटैंजिबल एसेट्स कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल। ये हर एक स्टैंडर्ड आपको बताता है कि इस एसेट को किस किस वैल्यू पे रखा जा सकता है। फाइनेंशियल एसेट्स को ऐसे 3 मॉडल्स पे रखा जा सकता है, ठीक है? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, FVTPL एंड FVTOCI। ऐसे याद नहीं बैठेगा, मैं एक बार लिख देता हूं। मैंने 3 आपको मॉडल्स बताए। एक ये रखा जा सकता है एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, यूं समझ लो ये कॉस्ट मॉडल है, यूं समझ लो ये कॉस्ट मॉडल है। इसको रखा जा सकता है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे। उस बॉन्ड की, उस फाइनेंशियल एसेट की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है हमारा सरोकार नहीं है। गो टू हेल। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट आप किस पे रखेंगे? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे। दिस इज व्हाट यू डू व्हेन यू फॉलो कॉस्ट मॉडल। मार्केट वैल्यू क्या चल रही है हम उसको देखते भी नहीं आंख उठा के। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में यही किया जाएगा कि वो शेयर्स, वो बॉन्ड्स, वो लोन नोट्स, वो डिवेंचर्स, वो कन्वर्टेबल्स जो आपके पास मौजूद है, आप इन्वेस्टर हैं, उनकी मार्केट में वैल्यू क्या चल रही है हमारा सरोकार नहीं है। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। दूसरा मॉडल है फेयर वैल्यू मॉडल। कॉमन सेंस क्या बन रहा है कि हम हर ईयर एंड पे इसको रीवैल्यू करेंगे। हम हर ईयर एंड पे इसको रीवैल्यू करेंगे विद द चेंजेस बीइंग टेकन टू, यूं समझ लें IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल कि आपने हर साल इनको रीवैल्यू करना है, मार्केट वैल्यू पर रखना है, और जो पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू के दरमियान फर्क आएगा वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। गेन हो तो भी, लॉस हो तो भी। इसको हमने क्या कहा? FVTPL या FVPL, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। तीसरा, इसमें भी फेयर वैल्यू पर रखा जाएगा, लेकिन थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं, जैसे IAS 16 का रिवैल्यूएशन मॉडल। बोलना नहीं चाहिए ऐसा। उसमें क्या होता है, अगर प्रॉपर्टी अपवर्ड रिवैल्यू होती है तो गेन कहां जाता है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। लेकिन इसमें अगर लॉस भी होगा तो भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा। IAS 16 में ऐसा नहीं होता। वहां अगर लॉस होता है तो प्रॉफिट लॉस में जाता है, गेन होता है तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। यहां गेन हो चाहे लॉस हो, जाएगा कहां? व्हाट इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? प्रॉफिट लॉस के नीचे आती है। और ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा आइटम प्रॉफिट लॉस में जाएगा, कौन सा आइटम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा? अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अगर वैल्यू बढ़ जाए, गेन रियलाइज हो गया, उसको प्रॉफिट लॉस में क्यों भेजते हो? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, मैंने खरीदी 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, साल के आखिर तक 4 करोड़ 20 लाख रुपए की हो गई, 20 लाख रुपए का गेन कहां भेजते हो? प्रॉफिट लॉस में। क्या हुआ, कमा लिया 20 लाख रुपए? जब करे रियलाइज होने का मकसद
रियलाइज होने का मकसद मैंने बेच दिया। बात आपकी ठीक है कि आपने कैपिटल एप्रिसिएशन के पर्पज से रखी हुई है कि एक वक्त आएगा जब हम उसको इंशाल्लाह बेचेंगे। अभी तक तो नहीं बेचा, रियलाइज तो नहीं हुआ। एक कदम पीछे आता हूं, एफवीटीपीएल। एफवीटीपीएल में मैंने क्या लिखा कि हम उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को फेयर वैल्यू पे रखेंगे विद द चेंजेस बीइंग टेकन टू प्रॉफिट लॉस। तो मैंने अगर किसी कंपनी के शेयर्स 15 लाख रुपए के खरीदे थे, अब उनकी वैल्यू 15,40,000 रुपए हो गई है, तो 40,000 रुपए का मुझे गेन हुआ। वो गेन मैंने कहां भेजा? प्रॉफिट लॉस में। क्या हुआ? रियलाइज हो गया 40,000 रुपए का गेन? नहीं, तो फिर प्रॉफिट लॉस में क्यों गया? है तो ये भी अनरियलाइज्ड। एक बात याद रख लो, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हैज नथिंग टू डू विद व्हाट इज रियलाइज्ड एंड व्हाट इज अनरियलाइज्ड, नंबर 1। नंबर 2, other comprehensive income has nothing to do what is operating and what is non-operating। मिसाल आप ये कहें कि सर ये तो इसी मकसद से खरीदी है कि गेन बढ़ेगा, इस वजह से प्रॉफिट लॉस में भेज रहे हैं, और IAS 16 की प्रॉपर्टी हमने नियत नहीं की थी, खुद ही बढ़ गया। ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। सिंपल बोल रहा हूं, गेन्स एंड लॉसेस दैट विल अफेक्ट इक्विटी डायरेक्टली, gains or losses that will affect directly equity other than contribution by shareholders। अगर शेयर ने आपसे प्रीमियम पे शेयर्स खरीद लिए तो उसको ओसीआई में नहीं भेजना, क्योंकि वो कॉन्ट्रीब्यूशन बाय शेयरहोल्डर्स है। अब ये स्टैंडर्ड्स तय करते हैं, इसमें दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या क्या जाएगा ये स्टैंडर्ड तय करेगा। मिसाल IAS 16 ने बोल दिया कि अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अपवर्ड रिवैल्यू होता है तो गेन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, और अगर डाउनवर्ड होता है और सरप्लस मौजूद है तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से लॉस होगा, और नीचे आएगा तो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। हम कहते भाई कहना क्या चाह रहे हो? वो बता भाई मैं यही कह रहा हूं, आप यही सुनो। IAS 38 इंटेंजिबल एसेट अगर रिवैल्यू होता है, गेन्स एंड लॉसेस कहां जाते हैं? सेम एज IAS 60। लेकिन व्हेन इट कम टू IAS 40 उसके लिए निजाम डिफरेंट है, उसको प्रॉफिट लॉस में भेज रहे हो। ठीक है, याद कर लो कि जो जो चीजें स्टैंडर्ड में कह दी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएंगी वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएंगी, इसमें जजमेंट की जरूरत नहीं है। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का रियलाइज और अनरियलाइज से ताल्लुक नहीं है। आपके सिलेबस तक दो ही चीजें हैं जो OCI में जाएंगी, एक IAS 16 एंड 38 वाला, दूसरा ये। एक IAS 16 वाला, 38 वाला, दूसरा ये, बस। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाती हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक होगी? अच्छा, 3 पॉसिबिलिटीज है। फाइनेंशियल एसेट्स को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रखा जा सकता है, फाइनेंशियल एसेट को FVTPL पे रखा जा सकता है, फाइनेंशियल एसेट को FVT OCI पे रखा जा सकता है। 3 ट्रीटमेंट्स है। स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब कोई फाइनेंशियल एसेट खरीदा जाएगा या व्हेन कंपनी विल बिकम पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डेरिवेटिव अभी मैंने खरीदा और नहीं है, सिर्फ शर्त लगाई है, सिर्फ रेट फिक्स कर रहा है। तो IFRS बैंक कहता है व्हेन कंपनी बिकम्स पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आपने उस फाइनेंशियल एसेट को रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू पे, कॉस्ट पे नहीं। किस पे? प्लस उसको खरीदने में जितनी भी आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे किया है वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। मां सिवाय उन फाइनेंशियल एसेट्स के जो कि FVTPL पे रखे जाएंगे। अब जुमले को आसान करता हूं। आपने किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे जिनकी मैच्योरिटी 5 साल है, आपने वो बॉन्ड्स खरीदे।
IFRS 9 से पूछा, हाँ भाई क्या करना है इसका, किस पे रिकॉर्ड करूं, उसने कहा फेयर वैल्यू पे। मैं कहा ठीक है फेयर वैल्यू, 12 लाख रुपए के खरीदे, 12 लाख रुपए में। बोला ब्रोकर भी मांग रहा है पैसे 60,000 रुपए, उसका क्या करूं। उसने कहा आप इन बॉन्ड्स को रखने किस पे रखने वाले हो, ठीक है। मैंने कहा अमोर्टाइज कॉस्ट पे। बोला इसी में प्लस कर दो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है। मैं कहा मैं FVTPL पे रखने वाला हूं। बोला ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भेजो प्रॉफिट लॉस में। यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये डिपेंड करता है कि आप उसको रखोगे किस पे। अगर आप उसको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट या एफईटी ओसीआई पे रखोगे तो कैपिटल कॉस्ट है, तो वो डेबिट हो जाएगी फाइनेंशियल एसेट के अंदर। लेकिन अगर आप उसको FVTPL पे रखने वाले हैं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट सीधा रास्ता नापेगी प्रॉफिट लॉस का। जुमला समझ में आ गया। फाइनेंशियल एसेट is initially measured at, is initially recorded at fair value plus transaction cost unless recorded at FVTPL। यानी अगर FVTPL पर रिकॉर्ड हुआ तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस नहीं होगी, फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होगा, ये सबके लिए कॉमन है। तो भले आप उसको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पर रखे, FVTPL पर रखे या FVTOCI पर रखे, रिकॉर्ड फेयर वैल्यू पर ही होगा। मसला सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट का है, जो दो सूरतों में प्लस होगी, एक सूरत में प्लस नहीं होगी। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में भी कैपिटलाइज होगी, FVTOCI में भी कैपिटलाइज होगी, FVTPL में कैपिटलाइज नहीं होगी, डेबिट होगी प्रॉफिट लॉस में। यहां तक हम क्लियर है? मैं अभी फाइनेंशियल लायबिलिटीज के तार नहीं छेड़ रहा, वो हम बाद में छेड़ेंगे। हम फाइनेंशियल एसेट की बात करते हैं। अब स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से एक परेशानी समझ लो, ये बात अच्छे तरीके से याद करो कि हम इन्वेस्टर हैं, हम इन्वेस्टर हैं, हम इन्वेस्टी नहीं है। मैं बॉन्ड्स इश्यू नहीं कर रहा, मैं शेयर्स इश्यू नहीं कर रहा, मैं खरीद रहा हूं। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मैं इन्वेस्टी हूं भी नहीं अभी। जब मैं इश्यू करूंगा तो ये मेरे लिए लायबिलिटी बन जाएगी, जब मैं इश्यू करूंगा तो मेरी इक्विटी बन जाएगी। मैं इक्विटी और लायबिलिटी वाला पार्ट छेड़ ही नहीं रहा, मैं सिर्फ कौन सा पार्ट छेड़ रहा हूं, एसेट वाला। आगे चलो। कॉस्ट मॉडल पर रखना है या रिवोल्यूशन मॉडल पर रखना है, फैसला कौन करेगा, कंपनी। ठीक है, कोई कंपनी कहती है कि मैं अपने तमाम एसेट्स को कॉस्ट मॉडल पर रखूंगी, जानवर मर्जी तुम्हारी। और अगर कोई कंपनी कहती है नहीं मैं रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो करूंगी, तो तुम्हारी मर्जी। टोटली कंपनी की अपनी विल है। IAS 38 इंटेंजिबल एसेट कॉस्ट मॉडल पर रखना है या फेयर वैल्यू पे, रिवोल्यूशन पे। सिर्फ एक उसने शर्त दी है 38 ने कि उन इंटेंजिबल एसेट्स की मार्केट एक्टिव होनी चाहिए। अगर एक्टिव नहीं है तो आपके लिए रास्ता बंद है, लेकिन अगर एक्टिव मार्केट है फिर आपकी मर्जी, आप उसको कॉस्ट मॉडल पर रखें, आप उसको रिवोल्यूशन मॉडल पर रखें, आपकी मर्जी। IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पर भी रख सकते हैं, रिवोल्यूशन फेयर वैल्यू मॉडल पर भी रख सकते हैं। डिसाइड कौन करेगा, कंपनी। भाई मैंने दोनों रास्ते आपको दे दिए हैं, अलाउड ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं, आप जो चूज करें आपकी मर्जी। और यहां मेरे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है, 3। किस पे जाएगी, सिलेक्ट कौन करेगा, नियत। अब कंपनी नहीं करेगी, नियत। खरीदा क्यों है। IAS 16 में चॉइस आपकी, IAS 40 में चॉइस आपकी, IAS 38 में चॉइस आपकी, IFRS 9 में नियत। अब नियत का कैसे पता चलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एग्जाम में आपसे इस बात पे खेल सकता है, नहीं समझ में रोक रोक के पूछना, 10 बार पूछना। हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि कोई फाइनेंशियल एसेट जा तो 3 पे सकता है ना, जा तो 3 पे सकता है। किस पे, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे, FVTPL पे, FVTOCI पे। कैसे जाएगा, अब मैं बात कर रहा हूं उस पे। लिखना नहीं शुरू करना कुछ भी जब तक मैं मुकम्मल नहीं करूं।
बात हम कर रहे हैं फाइनेंशियल एसेट की। मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने किसी दूसरी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदे हैं, मैंने किसी दूसरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं, मैंने किसी दूसरी कंपनी के कन्वर्टेबल बॉन्ड्स खरीदे हैं। लिहाजा इसको शेयर्स में कन्वर्ट करवाना है या कैश करवाना है, ये मेरी मर्जी है। अभी मैं बाद में डिसाइड करूंगा। मैं इश्यूअर नहीं हूं, मुझे इक्विटी और लायबिलिटी का पेट दर्द नहीं है, सर दर्द नहीं है, मुझे सर में दर्द है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू का। फाइनेंशियल एसेट दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स। डेट इंस्ट्रूमेंट्स का मकसद जो एक कंपनी के लिए एसेट हो और दूसरी कंपनी के लिए लायबिलिटी हो। फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में दो दरवाजे हैं, एक कंपनी के लिए एसेट हो, दूसरी के लिए इक्विटी या लायबिलिटी हो। अगर लायबिलिटी है यानी इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज होंगे, प्रॉमिस होगा कि आप मुझे पार वैल्यू दें, मैं आपको कूपन दूंगा, आखिर में मैं आपको प्रीमियम दूंगा, इतने साल के बाद रिडीम होंगे, यानी आप मुझे पैसे दें, मैं आपको पैसे दूंगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर आप मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं ऑर्डिनरी, बस आप मुझे दें फिर भूल जाए, मैं आपको डिविडेंड दूं ना दूं, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वापस पैसे कभी भी नहीं दूंगा। ऑर्डिनरी शेयर्स में ऐसा होता है ना, सो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कि मैं आपको पैसे वापस करूंगा, वो मैं इन्वेस्टर हूं। सवाल उठा कि अगर मेरे पास डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, कन्वर्टेबल्स हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, मैं इसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं? तीन पे रिकॉर्ड कर सकता हूं, अमोर्टाइज्ड, एफईडीपीएल, एफईडीओसीआई। किस पे जाएगा? पहला इसने मुझसे सवाल पूछा कि क्या आपने ये इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग की नीयत से खरीदा है? ट्रेडिंग मतलब क्या है? लेकिन बेचना भी मतलब, एक होता है बेचना, एक होता है खरीदना बेचना, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग। ट्रेडिंग का मकसद है शॉर्ट टर्म, ट्रेडिंग का मकसद है शॉर्ट टर्म, कि मुझे पता था कि पॉलिसी रेट नीचे आने वाला है, इसलिए मैंने बॉन्ड्स खरीद के रख लिए, और मैंने अभी खरीदे, मेरे पास पैसे सरप्लस पड़े थे, 3-4 महीने के बाद फिर पैसों की जरूरत पड़ेगी, बेच दूंगा। ट्रेडिंग। पूछा गया कि आपने ये बॉन्ड्स या कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या डिबेंचर्स ट्रेडिंग के लिए खरीदे? मैंने कह दिया जी। खुद बताओ, इसकी मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होने से मेरी सेहत पे फर्क पड़ेगा? हां पड़ेगा, क्योंकि आपने तो बेचना है। और बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे कैसे होती है? मिसाल, मैंने एक बॉन्ड खरीदा उस वक्त जब इंटरेस्ट रेट चल रहा था 8%, मैंने खरीद दिया। कुछ अर्से के बाद मार्केट में इंटरेस्ट रेट हो गया 10%, तो मेरे बॉन्ड की वैल्यू गिर जाएगी। बोलेंगे कैसा बेकार बॉन्ड है 8% वाला, मतलब खरीदूंगा तो 4 साल तक 8% निकालूंगा, मार्केट में 10% मिल रहा है। मैं बोलूंगा बैड लक है यार, मैंने 8% में खरीदा, अगले दिन 10% हो गया। मेरे बॉन्ड्स की वैल्यू भी ऊपर नीचे होती है, डिपेंडिंग ऑन काइबोर, डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी रेट, डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट गिर जाता, मेरे बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ जाती। ठीक है, क्योंकि मेरे बॉन्ड ज्यादा परसेंटेज दे रहे। अच्छा, पूछा गया कि भाई ट्रेडिंग करते हो या आपने ट्रेडिंग की नीयत से लिया? आपने बोला हाँ। यानी फेयर वैल्यू ऊपर नीचे होने से आपकी कंपनी की सेहत पे फर्क पड़ेगा? हाँ, रखो उसको एफईडीपीएल पे। किसने डिसाइड किया कि एफईडीपीएल पे जाएगा?
नीयत ने, इंटेंशन ने। अगर मैं कहता हूं नहीं भाई क्या हो गया, ट्रेडिंग के लिए थोड़ी है, मैंने अगला सवाल आपसे करना है। इस सवाल का नाम है कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट। समझने की जरूरत है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज तो होंगे कि मैंने आपको पैसे दिए और वापसी में आप मुझे कुछ पैसे देते चलोगे, उन कैश फ्लोज को हम कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। ये पूछता है कि जो इसके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं, जो स्पेसिफाइड टाइम पे आपको मिलेंगे, क्या वो पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ही है या इसके अलावा कोई चीज है। मिसाल मैंने कहा नहीं यार देखो, मैंने कंपनी को दिए हैं 10 लाख रुपए, उस पे कंपनी फिक्स 8% हर साल मुझे कूपन देगी, तो 8% क्या हुआ, इंटरेस्ट, और 5वें साल के आखिर में कंपनी मुझे अपने 10 लाख रुपए वापस करेगी। तो जो मुझे कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज मिल रहे हैं वो क्या है, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा है तो कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट पास हो जाएगा। भले वो मुझे बाद में इंटरेस्ट कंपाउंड भी करके दे, लेकिन है इंटरेस्टिंग। जिस तरह कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर मैं देता हूं करोड़ रुपए, वो मुझे 5% अभी दे रहा है और 3 साल के बाद वो 5% कंपाउंड करके 1,16,05,50 पता नहीं कितना अमाउंट था, 5,50,000 वो मुझे बाद में देगा। तो उसने कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मुझे सिंपल में दिया, कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कंपाउंड करके दिया, लेकिन दिया इंटरेस्ट और मेरा प्रिंसिपल ही, उसके अलावा बाखुदा कुछ नहीं था। सवाल उसके अलावा हो भी क्या सकता है। उसके अलावा पहली मिसाल मैं आपको देता हूं कि अगर कि ये बॉन्ड्स कन्वर्टेबल हो, अगर कि ये बॉन्ड्स कन्वर्टेबल हो, मैं आपको कहूंगा यार मैंने कंपनी को 10 लाख रुपए दिए हैं, कंपनी उसके ऊपर मुझे 80,000 रुपए सालाना इंटरेस्ट देगी। अगर मैं चाहूं तो 5वें साल के आखिर में अपने 10 लाख रुपए वापस ले सकता हूं, लेकिन अगर चाहूं तो मैं कंपनी के शेयर्स भी ले सकता हूं। डिपेंड करता है कि कौन सी चीज बड़ी निकलती है। अगर शेयर्स की वैल्यू 10 लाख से ज्यादा निकली तो मैं शेयर्स ले लूंगा, अगर कम निकली तो मैं 10 लाख रुपए ले लूंगा। तो सुनने वाले ने कहा मतलब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के अलावा भी कुछ है ना, मैं कहता हूं हां शेयर्स है। तो कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट मॉडल फेल हो गया। ठीक है, मैं आपसे पैसे लूं आज, जिस तरह इंश्योरेंस कंपनी में हम पैसे देते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी कभी भी फिक्स अमाउंट आपको नहीं देगी वापस, वो यूनिट की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो आप मुझे आज 10 लाख रुपए दें, मैं उसमें से यूनिट्स खरीद लूंगा, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स खरीद लूंगा। 5वें साल के आखिर में जब रिडेम्पशन होगी, जो यूनिट की वैल्यू होगी वो आपकी रिडेम्पशन वैल्यू होगी। यानी मैं प्रिंसिपल के अलावा भी कोई चीज दे रहा हूं जो शायद स्टॉक मार्केट इंडेक्स पे डिपेंड कर रही है। अगर स्टॉक मार्केट बढ़ी हुई होगी ज्यादा पैसे मिलेंगे, अगर स्टॉक मार्केट गिरी होगी मुझे कम पैसे मिलेंगे। इस्लामिक बॉन्ड्स है, सुकूक, रिबा हराम है, सूद हराम है, तो मैं 8% प्रॉफिट बोल सकता हूं, 8% इंटरेस्ट नहीं बोल सकता। उसमें इंटेंशन क्या दिखाया जाता है कि आपके पैसे जमा कर जिन जिन लोगों ने मेरे सुकूक खरीदे उनके पैसे जमा करके मैंने एक जगह पर इन्वेस्ट किए, वहां से जो रिटर्न आएगा हम सब मिल बांट के खाएंगे। ठीक है, दिस क्रिएट्स कंफ्यूजन कि क्या इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ही है या इसके अलावा कोई तीसरी कुवत है। बात समझ में आ रही है। अगर हम कहते हैं कि भाई कुछ भी नहीं है, इसके कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज एट स्पेसिफाइड डेट जो मुझे मिलेंगे, that will be representing the principal and interest on principal only, nothing else. इतना याद कर लो कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ये टेस्ट पास नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें
शेयर्स भी है। अगर मैं रिडेम्पशन वैल्यू को किसी मार्केट इंडेक्स से कनेक्ट कर दूं तो भी ये मॉडल टेस्ट फेल हो जाएगा। आपने कहा कि भाई कन्वर्जन है, अल्टीमेटली ये शेयर्स में कन्वर्ट होगा या कंपनी के इतने शेयर्स के बराबर मुझे पैसे मिलेंगे। ये मॉडल फेल हो गया। अगर ये मॉडल फेल हो गया तो ये जाएगा एफईटीपीएल पे। क्लियर है बात? क्योंकि आपको आखिर में बहुत ज्यादा पैसे भी मिल सकते हैं, बहुत कम पैसे भी मिल सकते हैं। और अगर मैं अभी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रख दूंगा और रिडेम्पशन के टाइम पे ऑल ऑफ सडन आप 25 लाख रुपए लेके आ गए, तो मुझे कहां से आए? 10 लाख रुपए थे, बोला शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई ना, मैंने कन्वर्ट करवा लिया, तो वो गेन ऑल ऑफ सडन धमाका मारेगा 5-6 साल में। मैं कहूंगा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, साथ साथ कन्वर्टेबल्स की वैल्यू भी बढ़ रही होगी, तो वो साथ ही साथ आप हर साल प्रॉफिट लॉस में दिखाते चलो ताकि एक साथ ब्लास्ट ना हो, एक साथ बहुत बड़ा गेन प्रॉफिट लॉस में ना आ जाए। ठीक किया मैंने? अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि यस ये टेस्ट पास हो रहा है, यानी इसमें से हासिल होने वाले कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज एट स्पेसिफाइड डेट्स आर रिप्रेजेंटिंग द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ओनली, नथिंग एल्स, तो मैं चलो आगे चलो। अभी ट्रीटमेंट डिफाइन नहीं हुई है। फिर मैं आपसे तीसरा सवाल करता हूं। कितने सवाल है? कॉमन, हर बच्चे को लगता है पता नहीं कितने सवाल है, लेकिन मैंने कोई जगह ही नहीं बनाई है। अगला सवाल है बिजनेस मॉडल टेस्ट का। यह आपसे पूछता है कि आपकी कंपनी का बिजनेस ऑब्जेक्टिव कैसे हासिल होता है। आपकी कंपनी का, आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कैसे हासिल किया जाता है। एक बात अच्छे से समझना, जो ये वाला टेस्ट है ना, मैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हाथ रख के पूछूंगा। मिसाल आपके पास 5 तरह के बॉन्ड्स हैं, खरीदे हुए आपने। मैं कहता हूं ये जो XYZ लिमिटेड कंपनी के बॉन्ड्स हैं, इनका क्या सीन है? आपके तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है। चलो, ये कंपनी ABC का जो बॉन्ड है, इसका क्या सीन है? आप बोलते ये कन्वर्टेबल है, इसको इधर करो। ये जो MNP कंपनी का बॉन्ड है, इसका क्या सीन है? मैं आपसे हर फाइनेंशियल एसेट के ऊपर अलग अलग हाथ रख के पूछूंगा। कौन सा मॉडल? कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट। लेकिन बिजनेस मॉडल के ऊपर ना मेरा सवाल जनरल होगा। मैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हाथ नहीं रखूंगा कि ये कौन है, ये क्या है, नहीं। मैं आपसे पूछूंगा जनरली बताओ, हाउ डू यू अचीव योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। 2 पॉसिबिलिटीज हैं। आप ये कहते हैं कि भाई हम पैसे लगा के भूल जाते हैं, सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो खाते हैं और रिडेम्पशन के बाद निकाल लेते हैं कि भाई हो गया। बीच में हम देखते ही नहीं मार्केट में क्या चल रहा है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज के मजे लेते हैं, मार्केट वैल्यू रियलाइज नहीं करते। मिसाल, मैंने बॉन्ड्स में अगर 10 लाख रुपए लगाए, साल भर बाद 11 लाख के हो गए, साल भर बाद 11.5 लाख के हो गए, उसके अगले साल बाद 9 लाख के हो गए, मैं देखूंगा ही नहीं। मार्केट में बॉन्ड्स की वैल्यू क्या चल रही है, मैं उन मार्केट वैल्यू चेंजेस को रियलाइज नहीं करूंगा। तो क्या करूंगा? सिर्फ जो उसमें से कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो आते रहेंगे ना, मैं वो खाता रहूंगा। इंटरेस्ट आ गया खा लिया, इंटरेस्ट आ गया खा लिया, इंटरेस्ट आ गया खा लिया, 10 लाख रुपए आ गया खा लिया। ठीक है? मेरा बिजनेस मॉडल अचीव होता है बाय होल्डिंग द डेट इंस्ट्रूमेंट टिल मैच्योरिटी, नॉट बाय रियलाइजिंग द मार्केट वैल्यू चेंजेस। इजी है। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव की 2 बातें आ सकती हैं। पहली बात, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, HTM, जिसमें मैं क्या कह रहा हूं
कि अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड बाय होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट्स टिल मेच्योरिटी। लेकिन देखो, मैंने XYZ ABC MNP के ऊपर हाथ रख के नहीं पूछा, मैंने आपसे जनरली सवाल किया। आपने कहा हम सारे बॉन्ड्स होल्ड करते हैं। जवाब नंबर 1। जवाब नंबर 2 क्या हो सकता है? आप कह सकते हैं कि इनमें से कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, और कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो जरूरत पड़ने पर हम बेच भी देते हैं। कभी कभी हम बॉन्ड्स मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं और कभी कभी उनको मैच्योर होने से पहले सेल करके मार्केट वैल्यू चेंजेस रियलाइज कर लेते हैं। क्योंकि मैंने नाम लेके तलब नहीं किया। अगर मैं आपसे नाम लेके पूछता था तो शायद आप ये कहते कि XYZ को तो हम होल्ड ही करेंगे, ABC को शायद हम बेच भी दें। मैंने पूछा ही नहीं व्हाट इज XYZ, व्हाट इज MNP। मैंने आपसे जनरली पूछा है। तो जनरली आपकी तरफ से 2 जवाब आ सकते थे। पहला मेरे पास जवाब आ सकता था कि हम सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो खाएंगे, मार्केट वैल्यू को नहीं देखेंगे। दूसरा जवाब आ सकता था कि कभी कभी हम मैच्योरिटी तक रखते हैं, कभी कभी हम उनको बेच देते हैं। कुछ कुछ बॉन्ड्स को हम मैच्योरिटी तक रखते हैं, कुछ कुछ बॉन्ड्स को हम बेच देते हैं। ठीक है। अगर आपने मुझे कहा दैट वी होल्ड टिल मैच्योरिटी टू रियलाइज द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस, तो ये जाएगा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे। आप खुद बताओ इसकी मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होने से आपके सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन इनकी मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होने से मुमकिन तौर पे आपकी सेहत पे फर्क पड़ सकता भी है। तो डिपेंड करता है। क्लियर हो गई बात? अगर HTM है तो ये जाएगा एमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे। अगर होल्ड प्लस सेल है तो ये जाएगा, मगर ठहरिए, IFRS 9 आपको ऑप्शन देता है। यहां तक पहुंच गए? आपको ऑप्शन देता है कि चलो सब हो गया, अब ये जा रहा है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे, फिर भी आप उसको फेयर वैल्यू पे रखना चाहते हो, ऑप्शन है। IFRS 9 की तरफ से ऑप्शन है। आपने कहा नहीं नहीं, बोला ठीक है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे, ठीक है FATOCI पे। अगर आपने यहां तक आने के बाद भी फेयर वैल्यू ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है, अब यह खुद चूज कर रहे हैं। अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो यह जाएगा FATOCI पे। अगर नहीं किया तो यह वहीं जाएगा जहां जा रहा था। लेकिन याद रहे, फेयर वैल्यू ऑप्शन इनिशियल रिकग्निशन पे बताया जाएगा, बीच में नहीं। जब बॉन्ड आप खरीद रहे हैं, व्हेन यू आर बिकमिंग पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, आप उस वक्त बताओगे भाई क्या मूड है। आपने कहा फेयर वैल्यू पे, बाद में नहीं बोल सकते। नंबर 1। नंबर 2, ये इररिवोकेबल इलेक्शन है। इररिवोकेबल मतलब फेयर वैल्यू पे रख दिया, अब वापस कॉस्ट पे नहीं जा सकता, अब वापस FATOCI पे नहीं जा सकता। लिहाजा सोच समझ के बोलना। कंपनी को ये ऑप्शन दिया क्यों गया है, इसके पीछे बहुत टेक्निकल रीजंस हैं, जो कि मैं आपको समझाने बैठूंगा तो शायद हम घूम जाएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। जनरल एग्जांपल ये देता हूं कि अगर मेरे ऊपर एक लायबिलिटी है जो फेयर वैल्यू पे है, और उसको कवर करने के लिए मैंने एक ऐसा एसेट ले लिया, मिसाल मेरे ऊपर एक फॉरेन करेंसी लोन है जिसको मैंने दिरहम्स में ही पे करना है और उसका इंटरेस्ट भी मैं दिरहम्स में देता हूं। अभी उसको मेच्योर होने में टाइम था कि मेरे पास पैसे आ गए, मैं उसको तो कवर नहीं कर सकता, उसको तो खत्म नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया, दिरहम्स में ही इन्वेस्टमेंट कर ली कि यहां अगर इंटरेस्ट बढ़ा तो इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, वहां से इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। अगर दिरहम महंगा हो गया तो लायबिलिटी भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। तो आपने
फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट की ही क्यों है? उस लायबिलिटी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कि तुम नुकसान करोगे, मैं फायदा करने वाला बिठा देता हूं, हेज। लेकिन अगर लायबिलिटी फेयर वैल्यू पे हो और एसेट फेयर वैल्यू पे ना हो तो हम बोलेंगे फिर लिया ही क्यों? तो IFRS 9 ने कहा कि मैं आपका मसला समझ सकता हूं, अगर ऐसा है, इससे अगर मिसमैचिंग खत्म हो रही है तो आप उसको फेयर वैल्यू पे रख सकते हैं। ऑप्शन दे दिया, लेकिन ऑप्शन क्या है? एक तो इनिशियल रिकग्निशन पे होगा और दूसरा इररिवोकेबल, बाद में आप मुकर नहीं सकते, एक बार कर लिया तो कर लिया। बात समझ में आ गई? चलो, आपने किसी कंपनी के बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लोन नोट्स, कन्वर्टिबल्स खरीदे हैं। सबसे पहला सवाल किया गया कि बेटा क्या सीन है, बेचोगे या रखोगे? आपने कहा नहीं निकालना है, तो आप उसको FVTPL पर रखोगे। अगर आपने कहा नहीं ट्रेडिंग के लिए नहीं है, तो दूसरा सवाल पूछा गया कि इसमें से हासिल होने वाले कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज और स्पेसिफाइड डेट्स आर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ओनली, नथिंग एल्स। आपने कहा है भाई कन्वर्जन है भाई फॉरेन करेंसी है, तो जो फॉरेन करेंसी का रेट होगा उस हिसाब से मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, मैं बोलूंगा लाओ उसको FVTPL पे। ठीक है, अगर आपने कहा नहीं इसमें सिर्फ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ही मिलेगा तो मैं बोलूंगा आ गया। फिर मैंने आपसे अगला सवाल किया बिजनेस मॉडल टेस्ट का, एंड दिस इज अ जनरल सवाल, दिस इज अ जनरल क्वेश्चन। मैंने हाथ रख के नहीं पूछता हूं, जनरली पूछा कि आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव कैसे हासिल होता है। दो बातें हो सकती हैं, या तो आप तमाम बॉन्ड्स को, तमाम डेट इंस्ट्रूमेंट्स को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, या फिर आप उनको कभी कभी होल्ड करते हैं, कभी कभी सेल करते हैं, कुछ को होल्ड करते हैं, कुछ को सेल करते हैं। अगर आप होल्ड ही करते हैं तो आप अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखेंगे तमाम बॉन्ड्स को, मासिव आय वो जो कैश फ्लो में कट गए, जो ऊपर से ही कट गया, मिसाल मैंने कहा MNP का कन्वर्टेबल है तो वो तो नीचे आया ही नहीं, वो तो वहीं से FVTPL में चला गया। लेकिन जो कैश फ्लो से आगे बढ़े वो सब एक ही होंगे। ठीक है, ये आ गया अमोर्टाइज कॉस्ट में। अगर आपने कहा कि हम कभी कभी होल्ड करते हैं, कभी कभी बेचते हैं, तो ये चला जाएगा FVTOCI पे, और अगर आपने फेयर वैल्यू ऑप्शन एक्सरसाइज किया हुआ तो ये चला जाएगा FVTPL पे। ठीक है, अच्छे से याद करना है इस चीज को। दूसरा पार्ट इसका कवर करता हूं, आज के लिए इतना रखूंगा। डेट इंस्ट्रूमेंट हो गए, इजी पार्ट है, उसमें ज्यादा सवाल नहीं है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, वो फाइनेंशियल एसेट, भाई मैं तो इन्वेस्टर हूं, मुझे इश्यूअर नहीं बना देना। मैंने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं जो मेरे लिए एसेट है और सामने वाले के लिए इक्विटी है। ठीक है, नो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस, आखिर में कुछ भी वापस होने की गारंटी नहीं है। सवाल पूछा गया शेयर्स में भी दो तरह के लोग होते हैं ना, एक इन्वेस्टर्स होते हैं, एक स्पेक्युलेटर्स होते हैं। इन्वेस्टर क्या करता है, शेयर खरीद के होल्ड करता है। स्पेक्युलेटर क्या करता है, डेली भाव बढ़ गया, 10 पैसे बढ़ गया, 20 पैसे बढ़ गया, अपर लॉक लग गया निकालो, लोअर लॉक लग गया खरीद लो, बेच दो। वो क्या करता है, डेली के बेसिस पे ट्रेडिंग करते रहता है। शेयर्स को मैच्योरिटी का तो कोई सीन नहीं बन सकता कि कोई बोले मैंने मैच्योरिटी के लिए रखे हैं, अजीब इंसान हो, बेवकूफ। शेयर कभी मैच्योर होता है, तो मैच्योरिटी का तो सीन नहीं बन सकता। लेकिन पूछा गया सीन क्या है, ट्रेडिंग। अगर हमने कहा हाँ यार शेयर्स में ऐसे ही पैसे होते हैं ना, तो ट्रेडिंग करते रहते हैं। अगर ट्रेडिंग करते हो तो इन शेयर्स को, इन फाइनेंशियल एसेट्स को आप किस पे रखेंगे, FVTPL पे। यानी इन शेयर्स को हर ईयर एंड पे मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिवैल्यू किया जाएगा, जो स्टॉक एक्सचेंज में उसकी वैल्यू चल रही होगी, विद द चेंजेस बीइंग टेकन टू प्रॉफिट और लॉस। बढ़ गया तो डेबिट फाइनेंशियल एसेट, क्रेडिट प्रॉफिट लॉस, गिर गया तो डेबिट प्रॉफिट लॉस, क्रेडिट फाइनेंशियल एसेट। रखा उसको फेयर वैल्यू पे ही जाएगा। सवाल पूछा गया, अगर आपने कहा नहीं ट्रेडिंग के लिए नहीं है, बल्कि हम उसको होल्ड करते हैं, होल्ड टिल मैच्योरिटी नहीं बनेगा, लेकिन हम उसको लॉन्ग टर्म रखते हैं। कुछ शेयर्स होते हैं जो डिविडेंड देते हैं, कुछ शेयर्स होते हैं जो गेन देते हैं। तो
जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ब्लू चिप कंपनीज, लोग क्या करते हैं, उसके शेयर्स खरीद के सो जाते हैं, डिविडेंड आता रहता है, मजे ले रहते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ऐसी हैं जो कि डिविडेंड देती ही नहीं है। मेजोरिटी कंपनीज डिविडेंड नहीं देती, लेकिन उनकी वैल्यू अप डाउन होती रहती है। तो क्रिप्टो की तरह लोग इसमें से भी हाथ धो रहे होते हैं, यार मैंने सस्ते में खरीदा, इतने का हो गया, मुझे पहले से ही पता था होने वाला है। जब भी ऐसा बोलते ना, मैं आप मरेगा ही। नया जब बंदा आता है ना, 2-3 तुक्के लगते हैं बड़े बड़े, अब फला को मैंने टिप दी थी, इतने का खरीदे, इतने का हो गया, मैं कहता हूं मरेगा। हाँ सही सही, बेहतरीन। और ऐसे प्रमोट करे तो जैसे आप भी मेरी बात पे चलो, लेकिन याद रखना कभी भी किसी की बात पे नहीं चलना, स्टॉक मार्केट में हाथ नहीं डालना है, ठीक है। फिर साल के बाद खैर खबर देता, हाँ भाई देखा, अरे यार स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आ रही, नुकसान का ऐसे कोई नहीं बताता, लेकिन फायदा जब करते ना ऐसे बोलते हैं कि भाई मेरी तो एनालिसिस है बाकायदा, मैं तो पूरी मार्केट को फूंक फूंक के फिर शेयर खरीदता हूं, जो ऊपर जाते हैं उन्हीं को खरीदता हूं, ऐसे नीचे वाले को आने वाले को नहीं खरीदता। लेकिन हर कोई मरता है, स्पेशली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, सही है। अच्छा, आपसे पूछा गया कि भाई ट्रेडिंग का सीन है, आपने कहा हाँ एफईटीपीएल, आपने कहा ट्रेडिंग का सीन नहीं है, हम उसको 4-5 साल कुछ साल तक रखेंगे, तो भी एफईटीपीएल पे जाएगा, सही है। ट्रेडिंग के लिए होगा तो भी एफईटीपीएल पे, ट्रेडिंग के लिए नहीं है तो भी एफईटीपीएल पे जाएगा। लेकिन आईएफआरएस 9 ने यहां पे एक ऑप्शन दिया है जिसका नाम है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑप्शन। ये ऑप्शन आपके पास सिर्फ तब होगा जब ट्रेडिंग के लिए नहीं होगा। अगर ट्रेडिंग के लिए है तो बड़ा पूछ कौन रहा है, जा एफईटीपीएल पे। लेकिन अगर ट्रेडिंग के लिए नहीं है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं इखलाकन कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मूड है। अगर आपने कहा नहीं है, जा मर एफईटीपीएल में, वहीं जाएगा जहां जाना था। लेकिन अगर कंपनी ने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑप्शन पे हां बोल दी, ये भी उसी तरह इररिवोकेबल है और इनिशियल मेजरमेंट पे होगा। कंपनी ऐसा क्यों करना चाहेगी? कंपनी कहती है कि भाई जो मेरी मेन इनकम है ना वो बड़ी साउंड है, मेरा जो मेन बिजनेस ऑपरेशंस है ना वो बड़े साउंड है। अगर मैं बीच में शेयर्स लेके आ जाता हूं और उस पर लॉस हो जाता है तो मेरा मेन ट्रेडिंग प्रॉफिट कम हो जाएगा या मुमकिन तौर पर खुदा ना खासा लॉस में चला जाए। बीच में से खशक पालने की जरूरत ही क्या है? सही है। मिसाल एक यूनिवर्सिटी है, हर साल सीट्स फुल होती है, जरूरत से ज्यादा एडमिशन आ रहे होते हैं, हम मना कर रहे होते, चल रहा है काम, बेहतरीन कमा रहा है, हम लोगों को मना करें कस्टमर्स को कि नहीं पढ़ाएंगे, और ऐसी यूनिवर्सिटी बीच में शेयर्स लेके आ जाए तो शेयर्स क्या मसला करेंगे? अगर मैं उसको प्रॉफिट लॉस में रखता हूं तो मेरा प्रॉफिट फिजूल में फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाएगा, भले बढ़ेगा भी लेकिन प्रोडिक्शन से आउट हो जाएगा। जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं, यूनिवर्सिटी वैसे शेयर्स नहीं इशू कर सकते, लेकिन जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं वो ये देखेंगे कभी प्रॉफिट बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, क्या सीट्स तो वही है, तो हर साल फीस तो बढ़ाते, इनकम और प्रॉफिट को बढ़ना चाहिए स्टेबली, ये क्या हो रहा है? पता चलो बीच में शेयर्स हरकत कर रहे हैं, तो इसने कहा यार इसको साइड कर दो। अब मैं कहूं कि मैं इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा शेयर्स में सिर्फ इस वजह से कि मेरा प्रॉफिट लॉस ऊपर नीचे हो रही है, तो एफआरएस बोलेगा कि चलो ठीक है, मैं आपका मसला समझ सकता हूं, आप इन्वेस्टमेंट करो, मैं आपको खिड़की खोल देता हूं, आप एक काम करो, प्रॉफिट लॉस में नहीं भेजना ये गेन्स एंड लॉसेस, बल्कि कहां भेजना? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में भेजना। लेकिन ये ऑप्शन आपके पास इनिशियल रिकॉग्निशन पे अवेलेबल है, और अगर एक बार एक्सरसाइज हो गया अब इररिवोकेबल है। अब हर साल इन शेयर्स को रिवैल्यू किया, भाई शेयर्स को किया तो रिवैल्यू ही जाएगा, शेयर्स अमोर्टाइज कॉस्ट में आने का है ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। रहेंगे या तो एफवीटीपीएल पे या तो एफवीटीओसीआई पे, रहेंगे तो फेयर वैल्यू पे, गेन्स एंड लॉसेस या प्रॉफिट लॉस में जाएंगे या अदर कॉम्प्रिहेंसिव। हाँ एक बात और याद रखना, डिविडेंड जब भी मिले ना उसको प्रॉफिट लॉस में ही भेजना,
ये फेयर वैल्यू गेन्स एंड लॉसेस की मैं बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं बोलना कि अगर एफईटीपीएल वाले शेयर्स हैं तो उनके डिविडेंड्स भी प्रॉफिट लॉस में जाएंगे, अगर एफईटीओसीआई वाले शेयर्स हैं तो उनके डिविडेंड्स भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएंगे। नहीं, गलत, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। डिविडेंड हमेशा इजी। 3 कैटेगरीज हो गई, अमोर्टाइज कॉस्ट, एफईटीओसीआई, एफईटीपीएल, ये सेम है। छोटा सा फर्क है इस एफईटीओसीआई और इस एफईटीओसीआई में। अगर आईएएस 16 के हिसाब से किसी प्रॉपर्टी का रिवोल्यूशन सरप्लस मौजूद हो और हम उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बेच दें, सरप्लस का क्या करते हो? प्रॉफिट लॉस में बेचते हैं? वापस बोलो। अगर मेरे पास एक प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट है जो कि अपवर्ड रिवैल्यू हुई थी और रिवोल्यूशन सरप्लस में इक्विटी में उसका रिजर्व पड़ा हुआ है, मैं उसको बेच देता हूं, ठीक है, उसको बेच देता हूं। प्रॉपर्टी या प्लांट या इक्विपमेंट बिक गया, लेकिन सरप्लस में उसका रिजर्व की छाप छूटी हुई है। क्या करूंगा उस सरप्लस का? डेबिट करूंगा रिवोल्यूशन सरप्लस, प्रॉफिट लॉस कर दूं क्रेडिट, रिटेन अर्निंग्स। आप इसको प्रॉफिट और लॉस में नहीं भेज सकते। इसको हम कहते हैं रीसाइक्लिंग इज नॉट अलाउड। इक्विटी में पड़ी हुई चीज प्रॉफिट लॉस में भेजने को रीसाइक्लिंग कहते हैं, और रिवोल्यूशन रिजर्व की रीसाइक्लिंग अलाउड नहीं है। 16 कहता है कि पड़ा रहे यहां पे जहां पड़ा है, या इक्विटी टू इक्विटी ट्रांसफर कर दो, इसको सरप्लस से उठा के रिटेन में भेज देना। प्रॉफिट लॉस की बात नहीं करो, मजाक नहीं करो मेरे साथ, प्रॉफिट लॉस में नहीं भेजने दूंगा। क्लियर था? सेम ये एफईटीओसीआई में जो रिजर्व्स पड़े होंगे, ये रिसाइकिल होते हैं। मिसाल आपने कहा ना कभी कभी बेच भी देता हूं, तो साल में ऊपर गया, साल में ऊपर गया, 2 साल में मुझे बॉन्ड्स पे फायदा हुआ और 2 साल के आखिर में मैंने बेच दिया, तो 2 साल जो फेयर वैल्यू ऊपर गई, वो गेन आपने कहां भेजा हुआ था? इक्विटी में। जब बॉन्ड बिक गया है तो ओसीआई रिजर्व में पड़ा हुआ गेन प्रॉफिट लॉस में भेज दिया जाएगा। क्या काम मैंने इसका नाम? रिसाइकल्ड। लेकिन अगर आपके इक्विटी शेयर्स है ना, आपने इक्विटी खरीदी हुई है ना, ये नॉन रिसाइकलेबल है। अगर आपने शेयर्स बेच नहीं थे ना, शेयर्स मैच्योर तो होने नहीं थे, बेच नहीं थे ऑफ कोर्स, साल बाद 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद बेचोगे ना शेयर का, करोगे क्या? मैच्योर तो होंगे नहीं। तो आप जब तक वो गेन्स इक्विटी में जमा करते गए, वो लॉसेस इक्विटी में जमा करते गए, जब भी आप वो शेयर्स को बेचेंगे, वो इक्विटी में पड़ा हुआ गेन प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा। हालांकि नाम देने का एफईटीओसीआई है, लेकिन दोनों में इतना सा फर्क है। ठीक है, छुट्टी। डेट इंस्ट्रूमेंट हमने नहीं रखा, सेल नहीं करो ना। ट्रेडिंग का मकसद मैंने आपको क्या बताया? शॉर्ट टर्म, कि मैं 3-4 महीने के अंदर बेच दूंगा। यहां मैं बेचूंगा जरूर, बेच सकता हूं जरूर, ठीक है, लेकिन बेच भी सकता हूं, नहीं भी बेच सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म है, 3-4 साल बाद हो। ट्रेडिंग का मैंने इसलिए छूटते ही बोला शॉर्ट टर्म, महीनों का गेम होगा, अभी बेच दूंगा, ठीक है, जबकि वहां मेरी नियत है मैं होल्ड भी कर सकता हूं। सही है? सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।